गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरू हो चुका आपका शो मॉर्निंग बुलेटिन, जिसको हर रोज हम स्टूडियो से नहीं बल्कि बाहर से करते हैं, ताकि हम आपको बता सके कि कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग रूम में भी बैठ के हमारा बुलेटिन देख रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इस बुलेटिन में कोशिश हमारी यही कि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। जी हाँ, आपके शहर में, आपके राज्य में देश की बड़ी खबरें कौन सी हैं, विदेशों में क्या हलचल है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और कल सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने जो झंडे बुलंद किए हैं वो वाकई जबरदस्त थे, क्योंकि तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की टीम को सेमीफाइनल में करारी शिकस्त दी। विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर हो मोहम्मद शमी, सबने अपना बेहतरीन कमाल दिखाया, बेहतरीन क्रिकेट खेली और जबरदस्त जीत दर्ज की। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कल जिस तरह का मैच हुआ, कई दफे ऐसा लगा कि हो सकता है जिस तरह से जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं वो खेल रहे हैं, कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए, लेकिन मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उसके बाद ये मैच पूरी तरीके से भारतीय टीम के कब्जे में आ गई। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली का विराट प्रदर्शन देखने को मिला। कोहली ने 113 गेंदों में 117 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 103.53 रहा। विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वनडे क्रिकेट इतिहास का कोहली ने 50वां शतक जड़ा और उनके आसपास भी दूसरा कोई बैटर नजर नहीं आता। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन बनाए थे। भारत की तरफ से विराट कोहली ने 117 बनाए थे, शुभमन गिल ने 80, रोहित शर्मा ने 47 और श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए थे। लेकिन विराट कोहली ने जबरदस्त 113 गेंदों में 117 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट 103.53 रही। वनडे क्रिकेट इतिहास का कोहली ने 50वां शतक भी जड़ा और इसके साथ ही एक नया इतिहास उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और इसके अलावा अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्होंने भी जबरदस्त क्रिकेट खेली और उन्होंने 105 रन बनाए। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी है और खासतौर पर मोहम्मद शमी की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, टीम इंडिया को बधाई, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया। शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम के लिए मैच पक्का किया। फाइनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन की वजह से और भी ये खास हो गया। इस मैच में वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को क्रिकेट प्रेमी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। शमी ने बहुत अच्छा खेला। तो पूरे देश में कल के मैच को लेकर के जबरदस्त तस्वीर नजर आई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जश्न में डूबे नजर आए। मुंबई में भी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर और बाहर जबरदस्त तरीके से जो दर्शक थे वो झूमते हुए नजर आए। के बाद जश्न मनाते लोग नजर आए। इधर टीम के पूर्व कैप्टन की बात करें श्वेता, महेंद्र सिंह धोनी, वो अपने पैतृक गांव पहुंचे थे अपनी पत्नी और बेटी के साथ और वहां अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना भी की। गांव वालों ने कैसे महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत किया, इसके अलावा कौन से मंदिर वो गए जहां दर्शन पूजन किया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव लवाली पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बीच धोनी को पाकर लोग फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी मौजूद रहीं। धोनी से मिलने के लिए गांव वालों का तांता लग गया। धोनी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने धोनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने पत्नी साक्षी और अपने दोस्तों के साथ गुरु गारेनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। धोनी ने कुल देवता समेत गांव के 4 मंदिरों में पूजा अर्चना की। जैसे ही धोनी अपने काफिले के साथ गांव में पहुंचे तो जगह जगह उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेताब दिखाई दिए। इस बीच धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ अपने पैतृक गांव में यादगार लम्हों को कैमरे में कैद किया। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने धोनी और उनकी पत्नी का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर उन्हें आशीर्वाद दिया। इन तस्वीरों को साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। एक तस्वीर में धोनी कुछ बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले 2003 में अपने गांव आए थे। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर तक धोनी उत्तराखंड में ही रहेंगे।
आगे बढ़ते बात अब अगली खबरों की करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के इटावा में चलती ट्रेन में एक बोगी आग के गोले में तब्दील हो गई, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कैसे ट्रेन द बर्निंग ट्रेन बन गई और हादसे के पीछे की वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के इटावा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन कोच में भीषण आग लग गई। चलती ट्रेन में आग कैसे लगी वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ट्रेन के कोच में लगी इस भीषण आग को देखिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बोगी में कितनी भयंकर आग लगी है। खबर के मुताबिक दिल्ली से दरभंगा जा रही स्पेशल ट्रेन जब यूपी के इटावा में सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तभी ट्रेन की S1 बोगी से आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग की जानकारी मिलते ही ट्रेन रोक दी गई। वहीं बोगी में सवार लोग कूदकर अपनी जान बचाने लगे। चश्मदीदों की माने तो S1 बोगी में पहले ब्लास्ट हुआ और फिर ट्रेन में अचानक आग लग गई। अचानक से आग लग गया, मुझे भी पता नहीं चला। ठीक है, फिर कैसे भी करके इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गए। ठीक है, तो फिर जो बैग वैग था वो तो कुछ नहीं निकाल पाए, बच्चे थे उसको निकाल पाए। भैया हमें भी इतना पता नहीं चला कि भाई पता नहीं पटाखा फूटा कि क्या फूटा, एक बाइक से वो फूट के आग लग गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कोई यात्री सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहा था और उसी सिलेंडर के फटने के बाद S1 कोच में आग लगी, जिसके बाद आग की चपेट में 3 बोगियां आ गई। ट्रेन में आग की सूचना के बाद प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं और ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रशासन के मुताबिक ट्रेन की जिन बोगियों में आग लगी थी उन्हें हटाकर यात्रियों को दरभंगा के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं इस हादसे में 8 यात्री घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और चलिए बात ग्रेटर नोएडा की करते हैं, जहां हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस बीच सड़क पर धू-धू कर चलने लगी। गनीमत ये रही कि यात्रियों की जान बच गई। ये बस में लगी कैसे, इसके अलावा इस आगजनी में कितना नुकसान हुआ, आग के बाद हालात क्या बने, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। ग्रेटर नोएडा में एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सड़क पर बस धू-धू कर जलती रही, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। ड्राइवर के साथ बस में सवार लोगों ने वक्त रहते बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आग सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के निर्माणाधीन दफ्तर के सामने लगी, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को मामले की सूचना दी। भीषण आग के चलते एक्सप्रेसवे और सर्विस लेन पर भारी जाम लग गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, आग लगने से कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो सकी है। गनीमत रही कि इस आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो बुधवार का दिन नोएडा के लिए हादसों का दिन रहा। एक और जगह आईजीएल पाइपलाइन में गैस लीकेज की समस्या आई, जिसके बाद जब मरम्मत करने के लिए टीम पहुंची तो वहां पर भी आग की तस्वीर नजर आई। आग लगने के दौरान जमकर धमाका हुआ, जिसकी वजह से मरम्मत करने वाली जगह पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। कैसे हुआ यह हादसा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा में आईजीएल गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दरअसल ग्रेटर नोएडा की साइट बी लोकेशन पर आईजीएल की गैस पाइपलाइन में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धमाके के चलते एक कंपनी की इमारत की दीवार गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये 9:15 में फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि माउल्ड स्पेक्स साइट बी सूरजपुर में एक कंपनी के बाहर प्रेमिसेस में आग लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची नहीं। यहाँ आके देखा गया कि गैस लीकेज की वजह से बाहर में आईजीएल की पाइपलाइन में जो है आग लग गई और ये जो है वो गैस अरेस्टिंग ही कर रहे थे आईजीएल वाले, उन्हीं से आग लगी है। और आप पीछे एक देख सकते हैं कि कंपनी इसका जो आउटर प्रेमिसेस है वो आग लगने के ब्लास्ट की वजह से जो है वो गिर गया है
हमारी 4 गाड़ियों की मदद से हमने जो है आग पे काबू पाया है। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा से खबर है जहां ताजमहल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक परिसर घूमने आए आगरा के ताजमहल देखने आए बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद कैसे इस बुजुर्ग की जान बची, क्या कुछ वहां पर किया गया, जमीन पर गिरे बुजुर्ग के साथ हुआ क्या, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा के ताजमहल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली से आए एक बुजुर्ग को घूमने के दौरान हार्ट अटैक आ गया, जिसे देख बुजुर्ग का परिवार बेहद घबरा गया। लेकिन परिवार ने अपना हौसला बांधा और बेटे को जब पिता के इलाज के लिए मौके पर कोई इंतजाम नहीं दिखा तो खुद ही पिता को तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। काफी देर तक पिता को CPR और मुंह से सांसें देता रहा। बेटे के लगातार इस कोशिश का असर भी दिखा। काफी देर बाद बुजुर्ग पिता के शरीर में हलचल शुरू हुई और उन्होंने अपनी आंखें भी खोली। ये नजारा देख न सिर्फ परिवार अचंभित रह गया बल्कि वहां मौजूद लोग भी इसे एक करिश्मा मानने लगे कि वक्त रहते बुजुर्ग की जान बच गई। बेटे ने सूझबूझ से CPR दिया जिससे बुजुर्ग पिता होश में आ सके। इसके बाद उन्हें तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बुजुर्ग की जिंदगी वापस लौटने के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि बेटे ने भी राहत की सांस ली। कश्मीर के डोडा से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है जहां एक गहरी खाई में बस जा गिरी जिसमें 37 लोगों की जान चली गई। जी हाँ, हादसा इतना भयानक था कि गहरी खाई में बस गिरी और बस यात्रियों से भरी हुई थी और जैसे ही ये बस गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। कैसे हुआ हादसा, जम्मू से किस तरीके से किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी ये बस, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी एक बस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा बस की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। यह दिल दहला देने वाला हादसा तब हुआ जब यात्रियों से भरी बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। बस जब डोडा से 15 किलोमीटर दूर रागीनल्ला अस्सर के पास पहुंची तभी बस 300 फुट गहरे खाई में गिर गई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। खाई में बस गिरने के बाद बस बुरी तरह से डैमेज हो गई तो इसमें मृतकों के शव सड़क पर बिखर गए जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीमों के साथ स्थानीय लोग भी राहत और बचाव के काम में जुट गए। बुरी तरह डैमेज बस को काटकर डेड बॉडी और घायलों को बाहर निकालना पड़ा। घायलों को जिला अस्पताल किश्तवाड़ और GMC डोडा में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं PM मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने घायलों को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए अब अमेरिका से मंगवाई गई मशीनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अमेरिका से एक मशीन आई है जिसका नाम है अर्थ ऑगर, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद है। अब से अभी क्या है इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में पिछले 4 दिनों से फंसे करीब 40 मजदूरों के रेस्क्यू का काम जारी है। इस बीच टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका की हाईटेक मशीन अर्थ ऑगर को एयरलिफ्ट कर उत्तरकाशी लाया गया है, जिससे रेस्क्यू के काम में तेजी आएगी। टनल में 40 मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी एक्सपर्ट टीम की माने तो अमेरिका की हाईटेक मशीन अर्थ ऑगर के जरिए 1 घंटे में 5 मीटर तक ड्रिल किया जा सकता है। ऐसे में जल्द ही फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता साफ हो सकेगा। ड्रिल करने में कितना ये इस मशीन के जरिए कितना समय लग सकता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो जब वो स्टार्ट हो जाएगा तब से मैं आपको एक्चुअली बता पाऊंगा कि कितने देर में स्पीड बता सकता हूँ। थाईलैंड और नॉर्वे से भी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, इंटरनेशनल जितना हम कर सकते हैं उनसे सलाह लिया जा रहा है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं या जो हमारे प्लान ABC चल रहा है वो ठीक है कि नहीं।
टनल में फंसे मजदूरों से अधिकारियों और रेस्क्यू में जुटी टीमों की लगातार बात हो रही है। टनल में फंसे मजदूरों को खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों की माने तो टनल में फंसे मजदूर अभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हालांकि 4 दिनों से अंदर फंसे मजदूरों के परिवार वालों को ये चिंता है कि आखिर सभी मजदूर बाहर कब आएंगे। और श्रोता, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची में थे, लेकिन वहां पर उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, हुआ क्या था, पूरी अपडेट इस रिपोर्ट में। झारखंड राजधानी रांची में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल रांची दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब काफिले के बीच ही एक महिला पीएम मोदी की कार के सामने कूद पड़ी। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला ये तब हुआ जब पीएम मोदी राजभवन से निकलकर बिरसा मुंडा मेमोरियल की तरफ जा रहे थे। जब उनका काफिला रेडियम रोड से गुजरने लगा तभी उनकी कार के सामने एक महिला अचानक से सामने आ गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था। पीएम जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी में वो लोगों का हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे थे। इस बीच गली से निकलकर आई एक महिला पीएम की कार के सामने आ गई, जिसके बाद पीएम की कार को अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के भी होश उड़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत महिला को हिरासत में लेते हुए उसे किनारे कर दिया और तब कहीं पीएम की कार आगे बढ़ सकी। रांची में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेते हुए मौके पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रेव पार्टी में सांपों के जहर के सप्लाई विवाद से जुड़े एल्विश यादव का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो अपनी गलती की माफी मांगते नजर आ रहे हैं। अब क्या है एल्विश यादव का ये नया वीडियो और इसमें किस तरीके से वो खुद को सुधारने की बात कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूब एल्विश यादव इन दिनों रेव पार्टी और उसमें सांपों के जहर के नशा केस में नाम सामने आने के बाद ज्यादा सुर्खियों में है। भाई अपनी गलती भी मानते हैं। लेकिन इस बीच अपने ब्लॉग पर एल्विश यादव ने एक नया वीडियो शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एल्विश यादव न सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि उन्हें सुधारने को लेकर भी बात कर रहे हैं। भाई अपनी गलती भी मानते हैं कि हम कोई दूध का दूल्हा नहीं होता कि सारा शुरू से लेकर एंड तक बहुत साफ सुथरा थे। भाई अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं भाई सबसे बड़ी और एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई हम गलत थे, अब हम सुधर रहे हैं। क्या पता अब भी हम कहीं ना कहीं गलत हो, वो आगे जाके हमें पता लगेगा भाई, वो भी हम चीज सुधारेंगे। एल्विश का ये वीडियो रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई से जुड़े विवाद के बीच सामने आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं एल्विश इसके जरिए ही तो अपनी गलतियों के लिए माफी तो नहीं मांग रहे। फिलहाल सांपों के जहर मामले की अभी जांच चल रही है, जिसमें एल्विश यादव का भी नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इस बीच एल्विश यादव की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में आरोपी राहुल की एक डायरी नोएडा पुलिस के हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने इसे लेकर एक बार फिर आरोपी राहुल की 1 दिन की रिमांड ली है। रिमांड के दौरान राहुल की डायरी और एल्विश से उसका किस तरह से संपर्क हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। वहीं सबूत के तौर पर जो राहुल की डायरी हाथ लगी है, पुलिस को उम्मीद है कि उससे बड़े खुलासे होंगे। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई लोगों के नामों का जिक्र है। इसमें गुरुग्राम पार्टी का भी जिक्र है, जिसका अब आरोपी राहुल से जवाब तलाशा जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सिंधिया का काफिला भीड़ में फंस गया और सामने से कांग्रेस प्रत्याशी का भी काफिला आ गया। जी हाँ, जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तब क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए जरा। ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया का काफिला भीड़ में फंस गया, जिसके चलते पुलिस के हाथ पांव फूल गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया काफिले के साथ रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान दौलतगंज स्थित बैंड मार्केट में सामने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला आ गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को देखते ही जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, पुलिस की सलाह पर सिंधिया का काफिला पीछे मुड़ गया। तस्वीरों में सिंधिया एक गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं और गाड़ी पीछे की तरफ मुड़ती नजर आ रही है। इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कल यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट के लिए जनता जो है वो उम्मीदवारों को चुनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्वेता यहाँ अहम लड़ाई मानी जा रही है। बिल्कुल, और इसको लेकर की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सुबह जो मतदान है शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे से चलेगा, यानी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल वोटर्स कर पाएंगे। इसके पहले फ्लैग मार्च भी वहां किया गया। दिखाते हैं आपको पूरी तैयारी से इस रिपोर्ट में के जरिए पूरी खबर। इसमें हमें जो स्पेशल फोर्सेस की 3 कंपनियां मिली है, इनके साथ जो जिला पुलिस है, इनका एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये वाहनों से और पैदल दोनों मार्गों से, दोनों माध्यमों से निकाला जा रहा है। इसमें मुख्य उद्देश्य अपना ये है कि निष्पक्ष भाव से लोग चुनाव अपना मतदान कर पाएँ और जो अपना संवैधानिक अधिकार है उसका जो है निर्वहन कर पाएँ। और चलिए राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 25 नवंबर को यहाँ पर मतदान होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पूरा दमखम दिखा रहे हैं, चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनका फोकस राजस्थान में किन मुद्दों पर है और कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही है, लिहाजा ओवैसी को खासी मेहनत करनी पड़ रही है। पैदल यात्रा हो या फिर जनसभा, हैदराबाद से जयपुर तक ओवैसी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। मुस्लिम इलाकों की तंग गलियों में असदुद्दीन ओवैसी अपने समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में अपना वजूद तलाशती AIMM की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं ओवैसी यहां शामिल हैं और रैली चल रही है। यहां के जो प्रत्याशी हैं AIMM के, उनके हक में ये रैली की जा रही है, जिसमें खुद ओवैसी शामिल हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जयपुर की तस्वीरें हैं भट्टा बस्ती की, जहां आप देख पा रहे हैं ओवैसी भी शामिल है और जो प्रत्याशी हैं वो भी शामिल है। शाम होते होते जनसभाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। एक दिन में ओवैसी 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। निशाने पर पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रहते हैं। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हवा महल विधानसभा में यहाँ पर बेहाली है, बदहाली है। कोई ड्रेनेज का, सीवरेज का इंतजाम नहीं है, गंदा पानी रोडों पर बहता है, साफ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, रोड नहीं है, एक गंदगी साफ सफाई का इंतजाम नहीं है। तो फिर क्या, किस बुनियाद पर कांग्रेस और बीजेपी वोट मांगने आ रही है यहाँ पर? ओवैसी की माने तो 5 साल में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में मुआवजा देने में भी भेदभाव किया गया। आपके राजस्थान में तिजारा विधानसभा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो ये कहता है कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर इंडिया को जिताना है तो बीजेपी का तिजारा का कैंडिडेट कहता है कि मुझे कामयाब करो। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की जाती है? कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास का झूठा दावा तो करते हैं, मगर क्या राजस्थान का चुनाव एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा? और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? ओवैसी अपनी जनसभा में राजस्थान में हुए मॉब लिंचिंग के साथ जुनैद और नावेद हत्याकांड का जिक्र करना भी नहीं भूलते। आप मुझसे कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान में 9 मुस्लिम MLAs को हमने कामयाब किया, मगर ये ऐसे नाखलक और बेकार और कमजोर 9 MLA कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके जिंदा जला दिया गया, तो इनकी जबानें नहीं खुलती। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी ओवैसी और उनकी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी राजस्थान चुनाव में क्या कमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू देवी देवताओं पर निशाना साध रहे हैं, चाहे मां लक्ष्मी हो या सनातन का अपमान करने का मामला हो। श्वेता, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बेतुका बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, और उनके बेतुके बयान की वजह से अब हिंदू मोर्चा ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कर FIR की मांग की है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि ये सब कुछ अखिलेश यादव के इशारों पर हो रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म पर विवादित बयान जारी है। दीपावली पर मां लक्ष्मी पर बेतुका बयान देने के बाद
प्रयागराज में एक बार फिर मां लक्ष्मी समेत दूसरे हिंदू देवी देवताओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की है। 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? 20 हाथ वाला रावण कहां से आ गया? 1000 हाथ वाला सहस्त्र बाहु कहां से आ गया? सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद के लगातार हमले से सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव को घेरा है। बीजेपी की माने तो स्वामी प्रसाद का सनातन धर्म के विरोध में बयान अखिलेश यादव की रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव की योजना से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और लगातार हमारे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए अंतर विरोध की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक जो है ये नहीं माना जा सकता है कि यह जो है उस पर उनकी सहमति नहीं है। मां लक्ष्मी और सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद के बेतुके बयान पर हिंदूवादी संगठन भी बेहद नाराज है। स्वामी प्रसाद के आपत्तिजनक बयान को लेकर हिंदू मोर्चा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो हमने ये शिकायत दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस में कि जिस प्रकार से सनातन को, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई पहली बार हिंदू देवी देवताओं के बारे में विवादित टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले प्रभु श्री राम और रामचरितमानस पर भी स्वामी प्रसाद के विवादित बोल सामने आ चुके हैं। और चलिए खबर